तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। बेसिकली अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा या मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो चार्ज पार्टिकल का पाथ में या उस चार्ज पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ये सारा चीज पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली एक डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। इस सेटअप का जो यूज होता है, डिवाइस का जो यूज होता है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है। नॉट ओनली न्यूक्लियर फिजिक्स बट बेसिकली हायर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी हमको बहुत कोई चार्ज पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा या मूव कराना पड़ेगा या कहीं बॉम्बर्ड करना पड़ेगा कोई हाई एनर्जी पार्टिकल से। ठीक है, तो उस जगह में हम लोग इस तरीके का डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका नाम है क्या? साइक्लोट्रॉन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए एडिट डालिए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है? ये डिवाइस है। ठीक है, और इस डिवाइस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, खासकर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, खासकर क्या, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको बहुत स्पीड में घुमाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का डिवाइस का यूज करते हैं। इस डिवाइस का जो इजाद किया था वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था और वो ईयर था 1934 इसमें 1934 में। ठीक है, इस डिवाइस को इजाद किया था दो साइंटिस्ट मिलकर, एक का नाम था लॉरेंस, बेसिकली ईओ लॉरेंस। ठीक है, और दूसरा था लिविंगस्टोन, LIVINGSTON, लिविंगस्टोन। ठीक है, उनका पूरा नाम था MS लिविंगस्टोन। दो फिजिसिस्ट ने मिलकर इस डिवाइस को क्या किया था, बनाया था। किसमें? 1934 में किसको बनाया था? साइक्लोट्रॉन को बनाया था। किस पर्पस के लिए? कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। इस डिवाइस को हम यूज नहीं कर सकते, किस लिए? अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक कंसेप्ट की बात यह है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंडली रहे, एक साथ रहे, तो क्या हम एक्सेलरेट कर पाएंगे इससे? तो कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बाद में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी जो सेटअप है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, इस डिवाइस की जब सेटअप होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, है ना, उस कंस्ट्रक्शन को समझना है, इसके प्रिंसिपल को समझना है, इसके वर्किंग को समझना है, इसके थ्योरी को समझना है, और फिर इसके जो लिमिटेशंस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी लॉ का क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। उस लिमिटेशंस को आपको अच्छे तरीके से समझना आता है और उसके एप्लीकेशंस कहाँ है, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम लोग सारी चीजों को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन, है ना, अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? मैंने एक टर्म यूज किया, अल्फा पार्टिकल समझते हो क्या होता है? ऐसे लिखते हैं अल्फा, ऐसे सिंपल अल्फा भी लिख सकते हो और ऐसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल। दिस अल्फा पार्टिकल, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है पूरा नाम लेके, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता समझते हो कोई? क्या अल्फा पार्टिकल? हीलियम समझते हो? हीलियम एलिमेंट, हीलियम एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो हीलियम एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं? He2 4 होता है कि नहीं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन। कितने हैं? ये 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हाँ, बराबर की होगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 4 - 2, कितना? 2 की। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 न्यूट्रॉन है, इस तरीके से
और 2 प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है। यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? हीलियम 2 का। इस हीलियम 2 का जो न्यूक्लियस है ना, इसी न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये बात याद रखोगे, आगे भी काम आएगा। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या है? इट इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल के नाम से समझते हैं। ठीक है, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे आपका जो मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम बनाते हैं, लाइक मान लीजिए फैन घूम रही है ना, फैन घूम रहा है ना, ऊपर में हमारा फैन घूम रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, तो कोई भी डिवाइस एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है तो ये साइक्लोट्रॉन होगा, इसकी प्रिंसिपल होगी। इसकी प्रिंसिपल क्या है ना? इसका प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, किसमें रखेंगे? मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉडरेट इलेक्ट्रिक और हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, तो वो चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन के कारण क्या होगी? उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और उससे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर हमको कोई चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराना है, मान लो हम ऐसा समझना चाहते हैं कि एक प्रोटॉन है अपने पास, क्या है? हाँ, ऐसा प्रोटॉन है। ऐसा, इससे पहले और एक एग्जांपल सोचो कि मेरे पास इस तरीके का चॉकलेट है, मान लो ना, ये सॉलिड शेप का चॉकलेट है ना, बड़ा सा चॉकलेट है, इतना बड़ा है ना। हम देखना चाहते हैं कि चॉकलेट के अंदर क्या है, तो क्या तोड़ेंगे, तब तो पता चलेगा अंदर में क्या है। अगर हम समझना चाहते हैं कि प्रोटॉन के अंदर क्या है, तो प्रोटॉन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा प्रोटॉन को। कैसे तोड़ोगे प्रोटॉन को? अब ये बताइए, इस प्रोटॉन को तोड़िएगा कैसे? प्रोटॉन को दिखता है क्या? नहीं दिखता है, कैसे तोड़ेंगे? ऐसे मान लीजिए प्रोटॉन पकड़े से हैमर से मारिएगा का, प्रोटॉन दिखने नहीं करेगा तो मारिएगा कैसे? दूसरे इलेक्ट्रॉन टकरा। इस जगह में क्या होता है, इसके लिए हमको सेटअप बनाना पड़ता है ना। सुने होंगे ना, कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था LHC बोल के, लार्ज हैड्रल कोलाइडर। दुनिया का सबसे बड़ा मशीन का नाम क्या है? लार्ज हैड्रल कोलाइडर। इसी में एक टर्म आया था, गॉड पार्टिकल। आया था गॉड पार्टिकल, है ना। ये बहुत फेमस हुआ था, 2012 के आसपास का घटना है। ऐसा समय आया कि पूरा दुनिया में रिमर फैला कि नहीं, दुनिया खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। 2012 में सब कुछ समा जाएगा इसमें। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जेनेवा में, ठीक है। वहां पर ये मशीन बनाया गया था जिसका नाम है लार्ज हैड्रल कोलाइडर। एक तरह का मशीन है जो मिट्टी के अंदर में, जमीन के अंदर में, बहुत अंदर में इस तरीके का टनल बनाया गया, टॉरॉइड जैसा। टॉरॉइड में तार लेपटा हुआ है, तो तार लेपटा होलो टनल है, ठीक है, सब टनल है। और इसके अंदर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, ये इतना आसान नहीं, कितना आसान हम दिखा रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल को इधर से लाए और एक चार्ज पार्टिकल को इधर से लाए, आपको क्या करना था? कोलाइड देखना था कि क्या क्या होता है। इसी के लिए बहुत बड़ा सेटअप बनाया जाता है। एक्चुअली कोशिश ये था, हिग्स पार्टिकल, बोल्ट्ज पार्टिकल, ये जो दुनिया में जो मास आता है ना, मान लो कोई भी बॉडी में मास है, तो मास आया कहाँ से? मास आया कहाँ से? इस चीज का खोज को लेकर हिग्स और इंडिया के फिजिसिस्ट थे, बोस, है ना, वो दो मिलकर थ्योरी दिए थे। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल फील्ड और एक पार्टिकल के बारे में बताया था उसने। बाद में इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया, जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने हाइपोथेसिस किया था, ये हिग्स पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल कंफर्म हुआ उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। हिग्स पार्टिकल की मास कैलकुलेट की गई, बहुत सारी चीजें उसके पैरामीटर बताया गया, ठीक है। थ्योरेटिकली बताया गया था कि हिग्स पार्टिकल है, हिग्स फील्ड है, लेकिन उसकी मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कब हुआ? 2012 में। और इसी LHC एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? वो फुलफिल हुआ, उसको कंप्लीट किया गया, उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट, ठीक है। और ये प्रूफ हुआ, दुनिया को ये बताया गया कि जो प्रपोज्ड थियरी था हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल का, ये कंफर्म हो चुका है, और ये पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह का फिनोमेना में, ये एग्जैक्टली वहां पर इस तरह का फिनोमेना आप लोगों का साइक्लोट्रॉन ही वहां यूज करते हैं समय। इंडिया में जनरली जो साइक्लोट्रॉन सबसे पहले सेटअप जिसका लगा था इंडिया में, वो सेटअप सबसे पहले लगा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ का छबड़ा सर बोलते थे, छाबड़ा सर, और बहुत अच्छे तरीके से
उन्होंने बेसिकली वहाँ पर सबसे पहले ये साइक्लोट्रॉन डिवाइस का सेटअप किया था, है ना। तो उसके लिए बहुत महंगा सेटअप पड़ता है, इसलिए हर जगह आपको मिलेगा नहीं देखने। बट इसको समझिए कि क्या होता है कि जब भी हमको कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है हाई वेलोसिटी में, तो हम इस तरह का सेटअप को यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल समझ गए आपको? अब है कंस्ट्रक्शन की बात। अब किसका डिस्कशन हमको करना है? कंस्ट्रक्शन। चीजों को समझिए अच्छा से ना। कंस्ट्रक्शन, तो अगर हम डिवाइस बनाएंगे तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? इसमें जो सबसे पहला चीज चाहिए उसको बोलते हैं डिस या डी। डी एक होने से बोलेंगे तो होने से डीज बोल देंगे, तो है डीज। पहला क्या चाहिए हमको? डीज। और इसकी संख्या कितनी चाहिए? इसकी 2 नंबर चाहिए। कितनी काउंट चाहिए इसकी? 2 काउंट। 2 नंबर, 2 हमको डी क्या चाहिए? डीज चाहिए। हाँ वही समझा रहा है। डीज क्या? डीज हम लोग किसको बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का नहीं होगा ये। अगर आप मान लीजिए इस तरीके के शेप का होगा, ये डी टाइप का शेप होगा। डी टाइप का शेप। और ये होलो होगा। क्या होगा? ये होलो शेप का होगा इस तरीके से। ये मेटालिक कंडक्टर होगा। क्या होगा ये? मेटालिक कंडक्टर। ये वन साइड व्यू आपको दिखा रहा है। इस तरीके का डीज समझ में आ रही है? ये डीज है। सिमिलर 2 डीज, एक इधर होगा और एक इधर डी होगा, मतलब हाफ सर्कल का जैसा। लेकिन ये सर्कल है, ये 2D वाला है ना। समझ रहे हो? डी कैसे बनेगा? इसी तरीके से इधर भी एक डीज है, ये डी रहेगा। बीच में गैप होगा क्या सर? डायग्राम बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है। इस तरीके का डीज, ये 2 डी इस तरीके से होगा। ठीक है, डीज समझ में आ रही? ये 2 डीज मिलेगा। इनको क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। ये क्या होगा? ये जो डीज होगा ये होलो होगा। क्या होगा? होलो होगा। साथ में क्या होगा? ये कंडक्टिंग होगा, मेटल है ना, कंडक्टिंग मेटल का। तो मेटलिक कंडक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या होगा? ये होगा। समझ में आ रही बात? ये क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे? दूसरा हमको क्या चाहिए? दूसरा हमको चाहिए सोर्स चाहिए, अल्टरनेटिंग सोर्स चाहिए। क्या चाहिए? अल्टरनेटिंग सोर्स, एसी सोर्स चाहिए। क्या चाहिए हमको? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसको हम लोग बोले। क्या बोले हम उसको? हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्या चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, और इस ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसकी जो वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10⁴ वोल्ट का रखते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी ये टिपिकल वैल्यू में बता रहा हूँ, ये 10⁷ हर्ट्ज। समझ में आ रही बात? वोल्टेज कितने का रहेगा इस ऑसिलेटर का? 10⁴ वोल्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसी टिपिकली 10⁷ हर्ट्ज का। ये पर सेकंड भी लिख सकते हो हर्ट्ज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या चाहिए हमको? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, दूसरा और तीसरा हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो नॉर्मल मैग्नेट जो हम लोगों ने, और जिसको नेचुरल मैग्नेट तुम बोलते हो, उस नेचुरल मैग्नेट की जिसको अगर हमको बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए है ना, तो नहीं हो पाएगा। अगर हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता? इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होता। क्या चाहिए होगा हमको? इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कुल मिलाकर ये 3 चीज से ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का मैं मेन आपको बताया। लेकिन जब हम इसको डिवाइस में कन्वर्ट करेंगे, डे टू माने इसका अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने जाएंगे तो इसके लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, है ना। और भी चीजें लग सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए, अलग अलग सर्विस वगैरह एक्स्ट्रा चीज के लिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूरे सेटअप जो हमने बोला, ये पूरे सेटअप को हम लोग क्या करते हैं? वैक्यूम चेंबर के अंदर में रखते हैं। किसमें रखते हैं? सारा सेटअप को किसमें रखते हैं? वैक्यूम चेंबर में रखते हैं। वैक्यूम चेंबर मतलब उसमें कुछ नहीं होना, इसमें रखते हैं इसको हम लोग वैक्यूम चेंबर में रखते हैं। अब इसमें एक सवाल है
इसको अगर वैक्यूम चेंबर में नहीं रखते इस पूरे सेटअप को तो फिर क्या होता? ठीक है, मेन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितना हमने पहले कोई सा कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये समझो कि वैक्यूम चेंबर क्यों चाहिए। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कोई चीज को बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो है सही बात है, जरूरी है, किताब में लिखा बोलो सब किताब में लिखो सही होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है सही तो सही बात है, बट आपको भी ये जानना जरूरी है क्यों सही हो, गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि वैक्यूम चेंबर का जरूरत क्यों है। अगर मान लीजिए इस पूरे सेटअप को वैक्यूम चेंबर में अंदर नहीं रखते तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? इसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे हम लोग इस सेटअप के अंदर में। तो चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे बहुत हाई वेलोसिटी में, तो ये संभावना हो सकता है कि जो साइड में जो एयर मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, बहुत सारा हो सकता है, उसके साथ ये रिकम्बाइन कर ले, कुछ रिएक्शन कर ले, कुछ भी हो सकता है उस जगह, समझ रहे हो? इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वैक्यूम चेंबर में इस पूरे सेटअप को। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब इसका वर्किंग पे आता है, ये काम कैसे करता है। ये जो पूरा सेटअप है इसमें सारा चीज को कहाँ किसको रखना है, कैसे रखना है, किसके ऊपर रखना है, किधर हमको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को कनेक्ट करना है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे लगाना है, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमने जो पहले थियरी पढ़ा है, उसी थियरी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, सेटअप को लगाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा काम क्या है, हमको हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है ना। तो हमको ये सारे सेटअप को ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करे, ठीक है, और छोटे जगह के अंदर बहुत हाई स्पीड में मूव करे। मान लो हम कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं बहुत बड़ा रेडियस लेके या बहुत बड़ा लेंथ लेके, क्या फायदा है? हमको इतना सा जगह में, छोटा सा जगह में क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो छोटे जगह में चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए क्या करेंगे, हमको एक बेसिक पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल को क्या नहीं कर सकता है, उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता, लेकिन उसका पाथ चेंज कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, फोर्स दे सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। समझ में आ रही है? ऐसा मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, चार्ज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। समझ में आता? अब सेटअप को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो रूम है, हम डायग्राम अलग तरीके से बनाएंगे, पहले समझो। ये रूम है, इस रूम में उस दिशा की ओर से, पीछे वाले वॉल से इस वॉल की ओर क्या आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, क्या आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने दो डीज को लगा दिया ऐसे, एक डीज ऐसे लगाए हैं और एक डीज इधर से, एक डीज इधर से। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर जो आपको डायग्राम दिखेगा इस तरीके से, मैं भी शॉर्ट डायग्राम बनाऊंगा सीधे यहाँ पर, है ओके। तो ऐसा सोचो, एक डी है इस तरीके से और इधर एक डी है, और ये दो डी के बीच में थोड़ा सा स्पेस हमने रखा था। वैक्यूम सील कैसे होगा? हाँ, वैक्यूम सील कैसे होगा? वैक्यूम सील कैसे होगा अगर स्पेस है बीच में? स्पेस है, लेकिन इसको तो वैक्यूम चेंबर के अंदर में रखेंगे ना। अच्छा, ये पूरा सेटअप वैक्यूम चेंबर के अंदर रहेगा। जितना सेटअप है पूरा का पूरा सेटअप वैक्यूम चेंबर के अंदर, खाली डी वैक्यूम चेंबर में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सेटअप किस में रहेगा, वैक्यूम चेंबर के अंदर रहेगा। कोशिश करो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दोनों डीज को हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। किससे यूज करते हैं इसको, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। इसको क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, है ना। जिसकी सप्लाई वोल्टेज कितना हम लोगों ने टिपिकली बोला था, 10⁴ वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁷ हर्ट्ज। बस समझ में आ गई? और ये जो डी है, सोचो ये डी इस तरीके से रखा है, इस प्लेन पे रखा हुआ है। दो डी किस पे रखा है, प्लेन पे रखा है। और मैग्नेटिक नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर कहीं भी रख सकते हैं। मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा इस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अब सवाल है कि हम मैग्नेट को कैसे सेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर है, हमको लगाना क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाना। लेकिन जहां कहीं भी हम मैग्नेट बनाएंगे उसकी अपनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगी। अगर मान लो ऐसा कोई मैग्नेट है और इसको अगर हम तोड़ दें
नॉर्थ को तोड़ दें तो क्या अलग से नॉर्थ पोल बनेगा? नहीं बनेगा। ये टूटा हुआ पार्ट में भी क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। ये हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिज्म। अगर नॉर्थ पोल होगा तो साथ में साउथ पोल लेके आएगा। हीरा और मोती साथ साथ घूमता था। क्या क्लियर है बात? है? तो अब सवाल है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लो, हमें क्या करेंगे? हम ऊपर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर में और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। इस ऊपर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख देंगे और साउथ पोल ऊपर तक। अगर इधर नॉर्थ हो तो ऊपर साइड क्या होगा? साउथ होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ना, इस नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल ऊपर तरफ रहेगा और नॉर्थ पोल नीचे तरफ रहेगा। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? सर क्या मोनोपोल वाला मैग्नेट है सर? डायग्राम में मिलेगा कि इधर नॉर्थ उधर साउथ दिखा दिया गया, लेकिन आपको सेटअप कैसे करोगे ये जानना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट जो कि लग है बुक में, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा बुक्स में। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नीचे साइड क्या रहना चाहिए? नॉर्थ पोल रहना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और नीचे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऊपर साइड साउथ पोल और नीचे साइड नॉर्थ पोल। इस बात को समझ गए? इसका मतलब ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप किसके अंदर आ गया? इस हाई मैग्नेटिक फील्ड का रेंज में आ गया। इसमें आ गया हाई मैग्नेटिक फील्ड का रेंज में। समझ में आ रही बात? और जिस वैक्यूम चेंबर में इस पूरी चीज को रखेंगे ना, उसकी जो प्रेशर हम लोग लेते हैं, लो प्रेशर में हम लोग बेसिकली काम करते हैं 10⁻⁻6 मिलीमीटर Hg का। इसमें मैं 10⁻⁻6 मिलीमीटर Hg का अप्रोक्सीमेटली हम उसका जो प्रेशर रखते हैं ना इस वैक्यूम चेंबर में, उसको मान लो ये पूरा वैक्यूम चेंबर इस तरीके से है। अगर पूरा वैक्यूम चेंबर है तो इसका जो प्रेशर होगा वो 10⁻⁻6 मिलीमीटर ऑफ H। ठीक है? इतना कम प्रेशर में उसको समझ में आ रहा है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब जैसे हम इस ऑसिलेटर को कनेक्ट कर देंगे क्या होगा? ये तो कंडक्टर है, तो इसमें से किसी एक समय में, मान लो किसी समय में अगर इधर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये चीज होता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है? और देखो ये दोनों डी क्या है? ये दोनों डी कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर कैसा है? होलो है। होलो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। मतलब इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल रहेगा उस समय वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं फील करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई भी नहीं करेगा। बट जैसे चार्ज पार्टिकल को इस फ्री स्पेस में रखोगे, ये जगह में रखोगे, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये जगह, ये जोन, यहाँ से यहाँ ये जोन में रखोगे, तो इस जगह में तो कंडक्टर है नहीं, थोड़ा सा फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में क्या होगा? मान लो किसी समय में ये वाला डी पॉजिटिव है और ये वाला डी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर से इधर की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव और इसी समय में मान लो हमें चार्ज पार्टिकल को इस सेंटर में छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? सेंटर में छोड़ देते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल इस फोर्स के कारण, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फोर्स लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, कितने का? QE का। और इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा, ये अगर D1 है तो ये D2 है, ये चार्ज पार्टिकल इस D2 की ओर क्या मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, एक्सेलरेट होगा इस फोर्स के कारण। सॉरी यहाँ पर मैंने फोर्स लिखा, क्या फिजिकल टू बी। ठीक है? तो क्या होगा? इस फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा, चार्ज मूव करेगा इधर D के अंदर। लेकिन जैसे ये चार्ज D में घुसेगा, इस पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, इस पर फिर कौन मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इस तरीके से गया, मान लो चार्ज ये काला पेन में है, चार्ज v वेलोसिटी से, ये v का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर से है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेगा? ये तो जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको मोड़ देगा इस तरीके से। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? यहाँ पर ये सेमी सर्कल जनरेट करेगा। क्या करेगा? ये सेमी सर्कल जनरेट करेगा, इस तरीके सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा। और जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे सेट करेंगे, जैसे ये हाफ मूव करेगा इसका फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाएगा। तो इस समय क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर फिर से अगेन ऐसे हो जाएगी, उल्टा दिशा में हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल आएगा, यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा, फिर चार्ज पार्टिकल को फिर से फोर्स लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल आगे फिर से यहाँ घुस जाएगा।
यहाँ जैसे चार्ज पार्टिकल घुसेगा यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और देखो यहाँ पर जितना वेलोसिटी था, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 था, ठीक है, v1 वेलोसिटी में था, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा इस पर एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी चार्ज और वोल्टेज के बराबर होता है। अगर इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस v का रखोगे तो उतना वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जितना वेलोसिटी से आ रहा था यहाँ पर आकर क्या होगा, वेलोसिटी उतना रहेगा कि कम रहेगा? वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा कि बढ़ेगा? बताओ, इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ने लगेगा, और ये क्या करेगा, ये फिर यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर कुछ देर में क्या होगा, ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, फिर क्या मिलेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये फिर एक्सेलरेट होगा और फिर यहाँ पर घुसेगा ये चार्ज पार्टिकल, फिर सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा, फिर यहाँ पर आएगा और ये फिर इस तरीके से मूव करते रहेगा अंदर, ठीक है। और सर्टेन समय में जब ये अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को गेन कर लेगा, जितना हमको से क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, जितना वेलोसिटी हमको चाहिए वो वेलोसिटी जब इसको मिल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं विंडो बना देंगे, क्या बना देंगे, विंडो बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे जो कि इसको डेविएट करेगा इसका पाथ को। इसके पाथ को डेविएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेगा, ये इस पाथ से ये फिर निकल जाएगा, और जहां पर आपको टारगेट में इसको टच कराना है या जहां पर आपको इसको कोलाइड कराना है, जहां पर आपको कोलिजन कराना है, उस टारगेट में क्या होगा, ये जाके टकरा जाएगा। समझ में आएगा? ये कुल मिलाकर इसकी वर्किंग है। समझ में आया कि नहीं? पर देखो 2 मिनट समझ देखो, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या होगा ना, तुम्हें गलत चीज बोला तो क्या, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। हाँ सर, बढ़े तभी तो रेडियस। जैसे जैसे ये घूमेगा ना, इसकी रेडियस भी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जहां पर हमको सर्टेन इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ये क्या करेगा, बार बार घूमेगा, और बार बार घूमने के बाद जब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा तब क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी हमको चाहिए, वो जितना का चाहिए हाई एनर्जी का पार्टिकल हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। ये चीज कंटिन्यू करें, समझ में आ रही बात, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। एनर्जी बढ़ेगा तो फिर उसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है इस जगह। एक्चुअली इस पूरे सेटअप में जो पार्टिकल होती है, काइनेटिक एनर्जी को कौन इंक्रीज कर रहा है, ये पहली बात समझने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जब पोलैरिटी ये चेंज कर रहा है ना, ये तो ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर क्या हो रहा है, ऑसिलेटर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव नाच रहा है, ये इस तरीके का वेव दे रहा है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, एक बार ये डी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो इसके कारण एक बार चार्ज पार्टिकल इधर एक्सेलरेट हो रहा है और एक बार इधर एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसके कारण, ये जो दो डीज के बीच में जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसमें कि तुमने पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई करके रखा है, 10 टू द पावर 4 वोल्ट का। यही 10 टू द पावर 4 वोल्ट एक्चुअली कितना काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, जो चार्ज होगा उसके साथ इस पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट करवाना, यही तो काइनेटिक एनर्जी उसका एक्स्ट्रा मिलेगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी मिलेगा यही क्या कराएगा, उसको एक्सेलरेट कराएगा, और जैसे ही घुसेगा फिर वो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ मूव कर जाएगा, फिर जैसे यहाँ निकलने की कोशिश करेगा तो फिर उसको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा, और जब हमको जो रिक्वायर्ड हमारी वेलोसिटी है मिल जाएगी, हाई एनर्जी सफिशिएंट हाई एनर्जी मिल जाएगी जितना वो चाहिए, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक पाथ देके निकाल लेंगे, एक विंडो यहाँ बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पर एक विंडो बना देंगे। ये विंडो कैसे बनाएंगे, अब चार्ज पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट करना है, तो डेविएट करने के लिए क्या चाहिए हमको,
मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसके हिसाब से लगाएंगे तो सो दैट चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वहां से डेविएट होकर अपने टारगेट में जाके टकराएगा। बात समझ में आ गई? ये कुल मिलाकर क्या था, इसका वर्किंग था, कैसे काम करता है। ठीक है, पता कैसे चलेगा कितना वेलोसिटी उसको चाहिए? सेटअप पे डिपेंड करेगा हमारा कैसा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है, कितना मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का हमको एनर्जी चाहिए। अब 500 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का चाहिए, 10 टू द पावर 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशंस की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेटअप भी बनाया जाता है ना। हमको उस कैलकुलेशंस पे नहीं जाना, हमको इसका बेसिक आइडिया समझना है कि साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। समझ में आ गई बात? जो ऑसिलेटर का काम किया है, हाँ, ये प्लस माइनस से चेंज करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दो डीज के बीच में, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दो डीज के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सर प्लस माइनस चेंज कैसे होता है? अच्छा, ये एसी सोर्स समझते हो, एसी अल्टरनेटिंग सोर्स, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये जो ऑसिलेटर है क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो रहा है ना, तो जब इधर पॉजिटिव है तब इधर नेगेटिव हो रहा होगा, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, जब ये सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देंगे ऐसे कि उस उतने टाइम में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ट्यूनिंग कर लेना पड़ता है। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा उस समय जो इधर वाला पॉजिटिव था वो फिर नेगेटिव, सॉरी ये जो नेगेटिव था ये फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होकर इधर नेगेटिव हो जाएगा। तब चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो एक्सेलरेट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। समझ में आ रहा है? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी। इसका मतलब डीज को भी आपको क्या करते रहना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसकी पोलैरिटी को, सो दैट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये कुल मिलाकर कहानी है, और ये पूरा सेटअप बहुत प्रिसाइज वे में किया जाता है। आज के समय में बहुत कंप्यूटर का फैसिलिटी है ना, हमारे पास कैलकुलेशन बहुत एफिशिएंट हो गया है ना। हाँ, वो सारा चीज़ भी डिस्कस करते हैं, उसका भी हम लोग थ्योरी में आएंगे। इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये वर्किंग समझ में आया सबको? सर वो पी क्या है? प्रेशर है, प्रेशर। ये पूरा सेटअप हम किसके अंदर रखे थे, वैक्यूम चेंबर में रखे थे ना, और ये वैक्यूम चेंबर के अंदर का प्रेशर। ठीक है, ये पूरा सेटअप वैक्यूम चेंबर में रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। थ्योरी वही थ्योरी, ये जो चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, इसमें जो सेंटीमीटर फोर्स है mv²/r, ये किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बराबर होना चाहिए, जो कि qb sin 90 डिग्री है ना। अगर चार्ज पार्टिकल का मास अगर हम m कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज की वैल्यू को हम +q कंसीडर कर लेते हैं, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस जगह में mv² है ना बाय r की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए। सर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या काम है? हेलो हेलो थियोरी देखो, थ्योरी जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं बचा हुआ। वर्किंग समझ गए हो, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा पार्ट क्यों लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरी देखो, जो सेंटीमीटल फोर्स है, सेंटीमीटल फोर्स मान लो जो चार्ज पार्टिकल हमने +q माना है, उसकी मास अगर हम m कंसीडर कर लेते हैं और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी उस समय, ठीक है, तो mv²/r ये क्या हो गया, सेंटीमीटल फोर्स हो गई। पहले पढ़ा चुके हैं, ये सेंटीमीटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, qb sin थीटा, और ये sin कितना है, 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री है। भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितनी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो कितना का एंगल, ऐसे वेलोसिटी है, ऐसे कितना का एंगल इसके बीच में, 90 का एंगल ना। यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है।
सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, तो ये sin 90 का वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई। यहां से सीधे सॉल्व करके लिखो, r की वैल्यू हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट करके लिखा था। r की वैल्यू कितनी होती है? mv/qb। कितनी होती है? mv/qb। तो वही कैलकुलेशन है। तो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका कितना होगा? रेडियस r होगा। ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मास पे डिपेंडेंट। समझ में आ गई बात? अब ये चार्ज पार्टिकल जो d था ना अपने पास, इस तरह का d था, इधर एक d था और इस साइड एक d था, इस तरीके से। तो चार्ज पार्टिकल मान लो यहां से घुसा और ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया, मतलब यहां से यहां तक पहुंचा, तो कितना टाइम लगा होगा? t/2। अगर तुम लिखो तो बड़ा कितना होगा? टाइम टेकन बाय, लिखो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, दैट इज अ स्मॉल t। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? हाफ। सेमी सर्कमफेरेंस, तो सेमी सर्कमफेरेंस कितना होगा? आधा सर्कमफेरेंस कितना होता जी? परिधि पाई r। भाई क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर? स्पीड। स्पीड का वैल्यू इसे दिखा देते हम लोग, तो स्पीड का वैल्यू पता है, e ले लो, सॉल्व कर लो फटाफट। कितना हो गया? पाई अपॉन v, और यहाँ देखो r की वैल्यू लिखा है ना, mv/qb। यहाँ से r का वेलोसिटी पुट किया भाई, ये r का वेलोसिटी है, तो ये v भी कट गया, छोटा t इक्वल टू कितना हो गया? पाई m/qb। तो देखो सेमी सर्कल मूव करने में कितना टाइम लगा? पाई m/qb, पाई m/qb, ठीक है। क्या लगा ये? पाई m/qb। अगर पूरा घूमना होगा तो कितना समय लगेगा भाई? 2πm। ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। टाइम पीरियड का पूरा 5 2πr बाय वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है, तुम सोच सकते हो कि सर ये डीज के बीच में थोड़ा सा तो जगह रहता है ना, तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो कितना होगा? 2πr/v। अगेन यहाँ पर क्या करोगे? 2π/v और r का वैल्यू वहां से पुट करोगे, mv/qb। यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दी है किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। तो अगेन यहाँ सॉल्व हो जाएगा, v भी खा जाएगा दूसरे को, 2πm/qb। ये क्या हो गया? टाइम पीरियड के बराबर हो गया। तो t का वैल्यू कितना हो गया? टाइम पीरियड 2πm/qb, ठीक है। ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ना, ये सब सलमान खान है, ये हीरो है, यही सबको याद करना है, ये सब काम में आएगा। तो ये क्या होगा? qb/2πm ना? क्या? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी होगी? इसको न्यू से भी दिखा सकते हो, एफ से भी दिखा सकते हो। कितना होगा? 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू कितना? सीधा मैं लिखता हूं qp/2π। तो ये रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? आपको पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हमने कर लिया था पहले में, तो कैलकुलेट करो फटाफट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2π न्यू, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होगा? 2π न्यू, है ना। और f भी लिख सकते हो, तो 2π और न्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है? देखो यहाँ पर qb/2πm, तो 2π कैंसिल, qb/m। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb/m, जो कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, जो कि क्या तुम्हारा? वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। तो दिक्कत है किसी को? अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है, ये तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन था। अब ये सवाल है, जो चार्ज पार्टिकल को हमने डी के अंदर में घुसाया था, फिर घुमाया था, वो कितना एनर्जी गेन करेगा? पूछा था ना तुमने, सर कितना एनर्जी होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कितने एनर्जी का पार्टिकल चाहिए टकराने के लिए। मान लो अगर हमको इस दीवार को तोड़ना है, तो इतना छोटा सा कांटी लेके ऐसे तक ठोकेंगे, कितना दिन में तोड़ेगा? 10 दिन 20 दिन में नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने की उसकी जो पोटेंशियल है ना, जितना वो पोटेंशियल लेके खड़ा है, उतना हिसाब का एनर्जी लगाना पड़ेगा। बड़ा ड्रिल लगाओगे तो दरा के टूटेगा, है ना। तो छीनी हटवा से कटोगे तो कटेगा, 4 दिन लगेगा। तो सवाल है कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसे, उसके हिसाब से हमको क्या पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हमको सेटअप होना चाहिए, बनाना पड़ेगा ना। अगर हमको सेटअप बनाना पड़ेगा तो हमको थ्योरी पता होना चाहिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा,
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, कितना काइनेटिक एनर्जी हो, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको थ्योरी नहीं पता होगा उसका तो हम डिवाइस अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन होगा किस परिस्थिति में, है ना। काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड होता है हमको ये पहले देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। हेडिंग लिखो एनर्जी गेन। एनर्जी गेन एनर्जी कौन गेन करेगा भाई, पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। अल्फा हो सकता है ना, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ये चार्ज पार्टिकल क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितनी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv² के बराबर होगी। फटाफट पता है। और भाई सबको v का वैल्यू पता है, कितना होगा v का वैल्यू, v का वैल्यू कितना होगा, ऊपर वाले इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो, πr/t। r इक्वल टू कितना होता है, r इक्वल टू कितना होता है, qb बाय, क्या बोल रहे हो, mv/qb ना। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना होगा निकाल लेंगे आप, qbr/m। अब इस वैल्यू का स्क्वायर करो और यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन 1 में, कितना मिला e का वैल्यू फटाफट बोलेगा। अरे हाफ m तो रह जाएगा, v का स्क्वायर, q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, v का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। यहाँ से m कट गया, ठीक है, एक m बचेगा। तो कितना बचेगा, हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। समझ में आया। तो ये हो गई एनर्जी गेन, कितना एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है भाई, चार्ज की अमाउंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, वेलोसिटी पे, मास। हाँ समझ में आ गई बात। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल। अब ये सवाल तुमको कहीं पूछा जा सकता है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन सब ऐड किया जा सकता है कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंक्शन है। तो का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी देना इसको, चार्ज पार्टिकल को, या एक्सेलरेट करना। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, उसके पाथ को चेंज करना, उसको सेमी सर्कुलर पाथ में क्या करना, मूव करना। तो बोलता है हम ऐसे ही जाएगा, तो बोलेगा ए भाई मत जाओ, घूम जाओ ऐसे करके, ताकि उसको अगर दोबारा एक गुस्सा का जा रहा था ऐसे कौन, चार्ज पार्टिकल, बोलता नहीं भाई उधर मत जाओ। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है, घूम के आओ, थोड़ा एनर्जी पसंद नहीं हो रहा तुमको और एनर्जी देते हैं, इसको घुमा के ले आया कहां पर, यहाँ पर। अब तो यहाँ घुसो, घुसने के बाद बोलता है कि और एनर्जी लेके जाओ, तो नहीं ये भी कम है, तो ठीक है रुको थोड़ा सा, फिर इसको घुमा देगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लाएगा, बोलेगा हो गया, तो नहीं हुआ और एनर्जी चाहिए, तो ठीक है फिर थोड़ा एनर्जी लो, यहाँ तो नहीं हुआ, फिर इसको घुमाते रहेगा। जितना उसका जरूरत है जब तक नहीं मिलता तब तक वो क्या करेगा, घुमाते रहेगा, और जब मिल जाएगा सर वहाँ पे 20 पर हुआ या 40 पर हुआ, हो गया तुम्हारे काम। समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसका पाथ को चेंज करता है, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, उसको एक्सेलरेट करता है। समझ में आ रही बात। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन पोटेंशियल के साथ, इन चीजों को अगर तुम सेपरेट वे में समझने की कोशिश करोगे तो सेपरेटली तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझ सकते। जब भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचनी होगी, तुमको हमेशा किसके बारे में सोचनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचनी होगी। बिना पोटेंशियल डिफरेंस की कल्पना किए हुए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। कोई दूसरा बहुत बहुत उससे जुड़ा हुआ है ना। समझ में आ रही बात। अब देखो इस सबसे बड़ी बात ये, जो हमने डिवाइस बनाया, इस डिवाइस का लिमिटेशन क्या है, नहीं तो कहीं भी लगा देंगे ना, ठीक है। अब कहीं स्क्रू है, स्क्रू को खोलने के लिए तुम क्या लगा, ड्रिल मशीन लगा रहा है, स्क्रू खुलेगा जी,
नहीं ना खुलेगा। तो ये डिवाइस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस पता होगी तभी ना हम इसको यूज कर पाएंगे। तो कोई भी डिवाइस का लिमिटेशन पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशंस पता होना चाहिए। तो लिमिटेशंस लिखिए, पहला लिमिटेशंस क्या है, पहली लिमिटेशन लिखो, दिस साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन इज सुइटेबल only to accelerate heavy charged particle। heavy को अंडरलाइन करके रखोगे, heavy charge दोनों को अंडरलाइन करो। cyclotron is suitable to accelerate heavy charged particle like क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रही बात, कुल मिलाकर कहानी क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर लिखो, uncharged particle cannot be accelerated, uncharged particle cannot be accelerated by cyclotron। ठीक है। थर्ड नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉन cannot be accelerated, electron cannot be accelerated by cyclotron और यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ब्रैकेट में लिख दोगे व्हाई, ये होमवर्क है या बता ही देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं घुमा सकते हैं, समझ सही है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और जिसका मास बहुत कम है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। मास के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है, ई मैक्सिमम जो हमने निकाला था, ई का वैल्यू निकाला था कितना, हाफ q स्क्वायर v स्क्वायर b स्क्वायर बाय m। तो जिसका मास बहुत कम, उसका एनर्जी क्या बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे ही बहुत कम है प्रोटॉन से, कितना कम है, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन मास के बीच में रेशियो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, हाफ है ना, कितना का प्रोटॉन का मास कितना टाइम्स है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1/836 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत कम है। तो इतना कम मास होगा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगा और एनर्जी ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार घूमेगा बेटा और डी से बाहर निकल जाएगा, एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये नहीं घूमेगा हमसे, समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन का साइक्लोट्रॉन से नहीं घुमा सकते, क्यों नहीं घुमा सकते, उसको आप लिख लो, समझ में आ रही बात, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका यूजेस भी समझ सकते हो कि साइक्लोट्रॉन का क्या क्या यूजेस है, इसका बहुत सारा जगह में यूजेस है, ठीक है। जब भी हमको न्यूक्लियर फिजिक्स में या हाई एनर्जी फिजिक्स में जरूरत पड़ता है इसका, बेसिकली अगर हमको न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग करना, न्यूक्लियर कोई भी न्यूक्लियर में बॉम्बार्डिंग करना, मतलब वहाँ कोई न्यूक्लियस में कोई चीज से मारना है, इस तरीके से मान लो, या फिर कोई चीज उसको हमको टारगेट करके मारना है, तो कैसे मारेगा, कोई प्रोटॉन को हाई एनर्जी देके। इस तरीके के केस में जहां पर आपको चाहिए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली पॉजिट्रॉन बनाते हैं ना, उसके लिए एक सेटअप का यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, है ना। ये इमेजिंग एक प्रोसेस है, इमेजिंग प्रोसेस है, यूज होता है। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में भी इसका यूज है, हॉस्पिटल्स में जहां पर तुमको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। वैसे जगह में जहाँ प्रोड्यूस करना पड़ता है उस जगह हम लोग यूज करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हाई एनर्जी फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। साथ में इसका यूज अगर मान लो कोई आयन है, कोई एक आयन है, उसका कोई सॉलिड में इम्प्लांट करना, इसमें हम कहाँ को इम्प्लांट करते, घुसा दिया, लगा दिया, ठीक है। अगर हमको कोई आयन को इम्प्लांट करना है कोई सॉलिड में, क्या करने के लिए, उसकी यूज करने के लिए प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते, कोई आयन को घुसा के, मान लो कोई एक मटेरियल, मान लो कैडमियम या कोई दूसरा मटेरियल है ना, और उस मटेरियल में दूसरा मटेरियल का घुसा देगा तो उसका प्रॉपर्टी में चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा है। तो इस तरीके की जगह में प्रॉपर्टी में चेंज क्यों करेंगे, अपनी अलग अलग जरूरत है सोसाइटी को, और उसके लिए अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये सारा जगह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हैं। इसको बेसिकली पार्टिकल थेरेपी बोल के कभी आया है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा जगह में आपको इसको यूज करने को मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और है जो कि आपका बियॉन्ड द सिलेबस है सब्जेक्ट का, जो आपको जानना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हो,
इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। हालांकि बियॉन्ड द सिलेबस है, क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, आप लोग पढ़ोगे वेलोसिटी सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब क्या होता है, सिलेक्टर तो क्रिकेट में सिलेक्टर होता है ना, या फिल्टर भी बोलते हैं, फिल्टर छान लेता है कचरा चीज को और प्योर चीज उसको देता है ना, इसको वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर क्या है, मतलब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटीज है अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मान लो एक फील्ड चार्ज पार्टिकल है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, सबका अलग अलग वेलोसिटी है, हम अलग अलग करना चाहते हैं कि भाई इसका कितना है उसका कितना, सबको सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, है ना। इसको देखोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं होगा तो हम अलग से इस पर डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखोगे फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है?